रतनगढ़ गांव का किसान बुद्धू नाम का ही नहीं बल्कि काम का भी बुद्धू था। उसकी पत्नी सुधा जितनी समझदार थी, बुद्धू उतना ही भोला। उसे कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता था। और आज भी बाजार में कुछ ऐसा ही हो रहा था। अरे बुद्धू भाई, तुम भी क्या याद रखोगे? एकदम खालिस सोना है। आधे दाम में सिर्फ तुम्हारे लिए दे रहा हूँ। जब भाभी जी इसे पहनेंगी तो पूरे गांव की औरतें देखती रह जाएंगी। सच? सुधा तो खुशी से नाच उठेगी। ये लो भाई, मेरे पास ये आखिरी कुछ रुपए ही बचे थे। तब पलक झपकते ही पैसे लेकर भीड़ में रफू चक्कर हो गया और हमारा बुद्धू उस पीतल के टुकड़े को असली सोना समझकर खुशी खुशी अपनी सुधा को दिखाने घर की ओर दौड़ पड़ा। सुधा, ओ सुधा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। एकदम असली सोने का हार। सुधा हैरानी से बुद्धू के हाथ से हार लेती है, उसे ध्यान से देखती है और फिर दोनों हाथों से जोर जोर से रगड़ती है। हार का सोने के पानी का रंग उतर जाता है और वो काला पड़ जाता है। हे भगवान! बुद्धू, जरा अपनी आंखें खोलकर देखो। ये पीतल पर चढ़ा हुआ सस्ता रंग है जो मेरे हाथ पर लग गया। कहाँ से ले आई ये कूड़ा और कितने पैसे लुटा दिए तुमने? वो तो कह रहा था कि तुम बहुत खुश होगी। सुधा, मुझे लगा मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ। मेरे सारे पैसे चले गए। तुम कभी नहीं सुधरोगे बुद्धू। जाओ, अब जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। अगले दिन सुधा, ओ सुधा, मैं निकल रहा हूँ बाजार के लिए। इस बार मौसम साथ दे रहा है तो सोचा जरा जल्दी जाकर खेत के लिए बढ़िया किस्म के बीज ले आऊं। देरी की तो दुकान पर सिर्फ कचरा ही बचेगा। जा तो रहे हो, पर जरा संभाल कर जाना। कहीं ऐसा ना हो कि बीज के नाम पर कोई तुम्हें कंकर थमा दे। अरे, तुम तो कल की बात को लेकर आज भी बैठी हो। कल जो हुआ सो हुआ, पर आज तुम्हारा बुद्धू बदल गया है। अब मैं समझदार हो गया हूँ। अच्छा, बड़ा आत्मविश्वास आ गया है तुम में। चलो देखती हूँ कितनी गांठ बांधी है तुमने मेरी बातों की। याद रखना, बाजार में लोग सामान से ज्यादा झूठ बेचते हैं। अरे तुम फिक्र मत करो। हाँ, देखूंगी। और सुनो, पैसे जरा अंदर वाली जेब में रखना, कहीं रास्ते में ही कोई आते जाते निकाल ना ले। ठीक है बाबा। बुद्धू मस्ती में बाजार जा रहा था, तभी अचानक से कोई उसके सामने आता है। अरे भाई साहब, जरा ठहरिए, जरा ठहरिए। बड़े नेक और किस्मत वाले इंसान लगते हो आप। आपको दूर से आते देखा तो मेरा मन पिघल गया, इसलिए ये दुनिया की सबसे खास चीज आज आपको दे रहा हूँ। राम राम भाई। मन पिघल गया? कहीं तेज धूप तो नहीं लग गई तुम्हें? देखो, चेहरा लाल हो रहा है। इस बरगद के पेड़ की छांव में बैठ जाओ, 2 घूंट पानी पियो, आराम मिलेगा। अरे नहीं नहीं भैया, मुझे धूप नहीं लगी। ये देखो, ये मटका देखो। ये कोई मामूली मिट्टी का बर्तन नहीं, चमत्कारी मटका है। इसमें तुम जो भी मुद्रा डालोगे वो तुरंत दुगनी हो जाएगी। 2 डालोगे तो 4 निकलेगी, 4 डालोगे तो 8। बस 10 मुद्राओं में ये अनमोल रीस तुम्हारी हो सकती है। बुद्धू हैरानी से आंखें फाड़कर मटके को देखता है, फिर मटके को उठाकर अपनी आंखों के एकदम पास ले जाता है, जैसे उसके अंदर कोई छेद ढूंढ रहा हो। फिर सिर हिलाते हुए कहता है, मटका तो ठीक है भाई, दिखने में भी सुंदर है, पर इसमें एक बड़ी समस्या है। समस्या? अरे भैया, इसमें क्या समस्या हो सकती है? ये तो धन की वर्षा करने वाला यंत्र है। भाई बात ये है कि मैं तो घर से सिर्फ बीज खरीदने ही निकला था। अगर मैं ये मटका लेकर घर पहुंच गया तो मेरी सुधा मुझे बहुत डांटेगी। वो कहेगी बीज लेने गए थे या मटका लेने। और भाई, मुझे बाजार जाने की जल्दी भी है, वरना अच्छे बीज हाथ से निकल जाएंगे। ना भाई ना, ये मटका वटका मुझे नहीं चाहिए, मैं तो चला। अरे भाई रुक तो। लेकिन बुद्धू ने अनसुना कर दिया। उसे केवल बीज लेने की धुन सवार थी। यहाँ पर तो कितनी भीड़ है, मैं आगे कैसे जाऊँ?
बुद्धू कुछ देर किनारे पर ही खड़ा रहा। जब भीड़ कम हुई तो वो आगे आया। राम राम रज्जू सेठ, वो अगली फसल बोने के लिए थोड़े बढ़िया किस्म के बीज चाहिए थे। सुधा ने कहा था कि इस बार देरी मत करना। अरे बुद्धू, बहुत देर कर दी भाई। आज का सारा माल तो दोपहर में ही निकल गया। अब तो एक दाना भी नहीं बचा। अरे पर सेठ जी, फसल बोनी है, अगर आज बीज नहीं मिले तो? परेशान मत हो, कल सुबह नया माल आएगा। तुम कल आना, मैं तुम्हारे लिए अलग से निकाल कर रखूंगा। अभी तो दुकान खाली है। ठीक है रज्जू भैया, अब क्या कर सकते हैं। अब घर जाऊंगा तो सुधा कहेगी, कहा था ना बाजार में अपनी अकल घर। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए, खुद से बातें करता हुआ बुद्धू निराश होकर धीरे धीरे अपने घर की तरफ लौट रहा था। तभी एक आदमी जो पेड़ के पीछे छुपकर नजर रख रहा था, अचानक उसके सामने आ धमकता है। अरे मेरे भाई, इतना सुंदर चेहरा और इतनी बड़ी उदासी, क्या बात है। सूरज ढलने से पहले ही तुम्हारा चांद जैसा मुखड़ा मुरझा गया। अरे भाई, डरा ही दिया तुमने। क्या बताऊं, बाजार गया था बीज लेने, पर सब खत्म हो गए। अब घर जाकर सुधा की बातें सुननी पड़ेंगी। बस इतनी सी बात। अरे भाई, रज्जू सेठ के पास तो साधारण बीज मिलते हैं। क्या तुमने मेरे इन जादुई बीजों के बारे में नहीं सुना? ये मिट्टी में गिरते ही चमत्कार करते हैं। जादुई बीज वो क्या होते हैं? इन्हें रात को अपने आंगन में बो और सुबह उठकर देखो, पेड़ पर एक बहुत बड़ा हीरा उगेगा। इतना बड़ा हीरा कि तुम तो रातों रात राजा बन जाओगे बुद्धू। रातों रात बड़ा हीरा? अरे वाह, पर मैं तुम्हें इसके बदले दूं क्या? भाई साहब, ज्यादा नहीं, बस 10 सिक्के चाहिए और तुम माला माल हो जाओगे। बुद्धू खुशी खुशी 10 सिक्के देने लगता है कि अचानक सुधा सब्जियों का झोला लिए वहाँ आ धमकती है। बुद्धू, ये क्या कर रहे हो? और ये सब क्या है? अरे सुधा, तुम आ गई। देखो, ये भैया मुझे जादुई बीज दे रहे हैं। कल सुबह हमारे आंगन में एक बहुत बड़ा हीरा उगेगा। अब हमें कोई गरीबी नहीं सताएगी। और तुम, जादुई बीज? अगर इनसे रातों रात पेड़ पर बड़ा सा हीरा उगता है, तो तुम इन्हें यहाँ गली गली कौड़ियों के भाव अपनी झोली में क्यों बेच रहे हो? अपने घर में क्यों नहीं उगा लेते वो हीरा? वो मेरी जमीन बंजर है ना, मैं चलता हूँ। सुधा निराश थी। उसने बुद्धू को कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर की ओर चल दी। बुद्धू भी उदास मन से सुधा के पीछे पीछे चल दिया। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, लेकिन सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है। अच्छे बनो बुद्धू, लेकिन समझदार भी बनो। मुझे माफ कर दो सुधा, मैं सच में बहुत मूर्ख हूँ, पर मैं वादा करता हूँ अब से हर मुस्कुराते चेहरे पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। सुधा ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ हामी भर दिया। उधर रतनगढ़ से कुछ कोस दूर राजा वीरभद्र सिंह का महल आज रात प्रकृति और धोखे दोनों का शिकार था। आसमान में घुमड़ते काले बादलों और मूसलाधार बारिश ने पहरेदारों की आंखों पर ऐसा पर्दा डाला कि राज्य के 3 सबसे कुख्यात चोर रंगा, बिल्ला और कालिया खजाने तक पहुंच गए। सोने के सिक्कों, हीरों और बेशकीमती मोतियों से भरे 3 भारी संदूक अब उनके कंधों पर थे। खजाने का वो बोझ उनकी हड्डियां तोड़ रहा था, लेकिन लालच उनके कदमों को रुकने नहीं दे रहा था। वे अंधेरे और कीचड़ को चीरते हुए रातों रात रतनगढ़ गांव की सरहद तक आ पहुंचे। सामने बुद्धू का खेत था, जिसके बिल्कुल उत्तरी छोर पर सदियों पुराना एक विशाल बरगद का पेड़ किसी खामोश और डरावने पहरेदार की तरह खड़ा था। रुक जाओ। तो क्या इसे यहीं छोड़ दे? इतनी मेहनत क्या मरने के लिए की थी? इसे यहीं गाड़ देते हैं, जब मामला ठंडा होगा तब लेने आएंगे। तीनों ने मिलकर अंधेरे में तेजी से कुदाल चलाई और बरगद की जड़ों के बीच एक गहरा गड्ढा खोद दिया।
शाही संदूक जमीन में दफन हो गए और ऊपर से गीली मिट्टी को बिल्कुल समतल कर दिया गया। किसी को कानों कान खबर नहीं थी। काम खत्म करके चोर तो अंधेरे में रफू चक्कर हो गए, लेकिन उस जमीन में दबे खजाने ने सुबह होने वाले एक बहुत बड़े तूफान की नींव रख दी थी। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। बुद्धू सुबह सुबह उठा। अपने बैलों के पास जाकर उसने उनके माथे पर हाथ फेरा और एक गहरी सांस लेते हुए खुद से बुदबुदाया, अब तुम देखना, मैं कोई गलती नहीं करूँगा। कल की घटनाओं के बाद उसे अपनी पुरानी गलतियों का गहरा पछतावा था। उसने तय किया था कि अब वह कोई जादुई शॉर्टकट नहीं अपनाएगा। सुधा ने उसे रात ही समझा दिया था कि फसल बोने से पहले इस बार खेत की बहुत गहरी जुताई करनी है ताकि नीचे की उपजाऊ मिट्टी ऊपर आ जाए। बुद्धू ने खुशी खुशी अपने मजबूत बैलों को तैयार किया और खेत पर पहुंच गया। उसने पूरे जोश के साथ हल चलाना शुरू किया। वो अपने काम में इतना मग्न था कि उसने पूरे खेत की, यहाँ तक कि उस पुराने बरगद के पेड़ के आसपास की जमीन की भी इतनी गहरी जुताई की कि मिट्टी का हर एक कतरा पलट गया। रात में चोरों ने संदूक बहुत गहराई में गाड़े थे, इसलिए हल उन तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन बुद्धू की मेहनत ने अनजाने में ही ऊपर की जमीन को इस तरह उबड़ खाबड़ कर दिया कि चोरों के बनाए हुए सारे निशान हमेशा के लिए मिट गए। कुछ दिनों बाद जब राजा के सैनिकों की गश्त गांव में कुछ कम हुई, तो तीनों चोर रात के घने अंधेरे में दबे पांव अपना खजाना निकालने वापस आए। खजाने के लालच में उनकी आंखें चमक रही थी, लेकिन जैसे ही वे बरगद के नीचे पहुंचे, वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रंगा भाई, यहाँ तो सब गड़बड़ हो गई। वो निशान कहाँ गए? ये क्या बकवास है? हमने गड्ढा ठीक इसी जड़ के पास खोदा था ना। यहाँ तो हर तरफ की मिट्टी खुदी पड़ी है। किसने हल चला दिया यहाँ? उस बेवकूफ किसान ने हमारे निशानों का भी खेत जोत दिया। अगर अब हमने अंदाजे से पूरी जमीन खोदी तो शोर मचेगा और खजाने से पहले गांव वाले बाहर आ जाएंगे। तो अब क्या करें? क्या हम खजाना यहीं छोड़ दें? रंगा अपना शिकार कभी नहीं छोड़ता। अगर सीधे रास्ते से खजाना नहीं निकला तो हम जमीन ही छीन लेंगे। इस गांव में एक साहूकार धनीराम है, मैं उसे जानता हूं। वो बहुत लालची है। चलो धनीराम के पास। वो लालची साहूकार इस बुद्धू से ये खेत हथियाने की कोई ना कोई चाल जरूर निकाल लेगा। रातों रात वे गांव के सबसे चालाक और लालची इंसान साहूकार धनीराम की हवेली जा पहुंचे, ताकि किसी तरह कोई चाल चलकर बुद्धू को उसके ही खेत से बेदखल कर सके। लाला जी, अरे ओ लाला जी, आधी रात को हवेली की दीवार फाड़ने की जरूरत की है रंगा? वजह तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती होनी चाहिए, वरना कल सुबह तुम तीनों राजा के कैद खाने में होगे। जान से नहीं लाला जी, पूरे राज्य से ज्यादा कीमती है। राजा वीरभद्र का चोरी हुआ शाही खजाना इसी गांव में बुद्धू के खेत में दफन है। क्या बकवास कर रहे हो? वो खजाना तो हमने ही उड़ाया था लाला जी। उसे पुराने बरगद के नीचे गाड़ा भी था, पर उस बेवकूफ बुद्धू ने पूरे खेत की ऐसी गहरी जुताई की कि हमारे बनाए सारे निशान मिट्टी में मिल गए। अब हम वहाँ रात में अंदाजे से खुदाई नहीं कर सकते। गांव वाले जाग गए तो हमारी खाल उधेड़ देंगे लाला जी। इसीलिए हम आपके पास आए हैं धनीराम जी। आप किसी तरह दिन के उजाले में उस खेत को अपने कब्जे में ले लीजिए। हमें वहां बेरोक टोक खुदाई करने दीजिए। बदले में उस बेहिसाब खजाने का आधा हिस्सा आपका। आधा हिस्सा? मैं खेत हथियाने के लिए सिर्फ आधा खजाना लूं? खेत के बिना हमें एक सिक्का नहीं मिलेगा और हमारे बिना आपको उस खजाने की भनक भी नहीं लगती। सौदा बुरा नहीं है,
सौदा मंजूर है रंगा। वैसे भी बुद्धू के बाप ने सालों पहले मुझसे कुछ कर्ज लिया था। उस पर इतना ब्याज चढ़ चुका है कि जाली कागजों के सहारे वो खेत मेरे ही नाम होने वाला था। कल सूरज निकलते ही वो जमीन मेरी होगी। तो हम कल ही खुदाई शुरू करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे आदमी खेत घेर लेंगे, तुम मजदूर बनकर आना और जमीन खोद डालना। अब तुम लोग निकलो यहाँ से और सुबह का इंतजार करो। मूर्ख चोर, आधा हिस्सा कागज मेरे, जमीन मेरी और खजाना भी मेरी ही जमीन से निकलेगा। मैं आधा नहीं, वो पूरा का पूरा शाही खजाना हड़पने वाला हूँ। अगली सुबह सुधा पानी भरने गई हुई थी। धनीराम अपने मुनीम के साथ बुद्धू के घर में आता है। उसके हाथ में लाल कपड़े में बंधे कुछ पुराने कागज थे। वो आते ही बुद्धू के पास चारपाई पर ऐसे बैठ जाता है जैसे बहुत दुखी और घबराया हुआ हो। बेटा बुद्धू, आज बहुत भारी मन से तुम्हारे पास आया हूँ। गांव की पंचायत ने नया फरमान निकाला है। आज शाम को ही गांव के सारे पुराने कर्जों का हिसाब होना है। जिसके पास पैसा नहीं, पंचायत शाम तक उसकी जमीन नीलाम कर देगी। और तुम्हारे बाबूजी का जो कर्ज था, हे राम। नीलाम? मेरा खेत? पर लाला जी, हम तो रोज कुआं खोदकर पानी पीने वाले लोग हैं। आज शाम तक इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। यही सोचकर तो मेरा कलेजा फटा जा रहा है पगले। मैं अपने पुराने दोस्त के बेटे को बेघर होते नहीं देख सकता। इसीलिए पंचायत के बैठने से पहले ही एक उपाय निकाल लाया हूँ। तुम बस इस कागज पर अपना अंगूठा लगा दो। कैसा कागज लाला जी? इसमें लिखा है कि तुमने अपना खेत मुझे 1 साल के लिए बटाई पर दे दिया है। जब शाम को पंचायत हिसाब मांगेगी तो मैं ये कागज दिखाकर कह दूंगा कि मैं कर्ज की रकम तुम्हारे खेत की फसल से खुद वसूल लूंगा। इससे पंचायत तुम्हारी जमीन पर हाथ नहीं डाल पाएगी। तुम्हारा घर भी बच जाएगा और खेत भी। आप तो भगवान है लाला जी। आपने आज मेरी दुनिया उजड़ने से बचा ली। बुद्धू बिना एक पल सोचे खुशी खुशी उस कागज पर अपना अंगूठा लगा देता है। धनीराम ने अपनी कुटिल मुस्कान छिपाते हुए कागज झपट लिया। तभी दरवाजे पर सुधा पानी का घड़ा लिए सब सुन लेती है। हे भगवान, ये क्या किया तुमने? जबान संभाल कर बहू। अब मैं इस जमीन का मालिक हूँ। तुम्हारे इस बेवकूफ पति ने पंचायत के डर से बटाई के नहीं, जमीन मेरे नाम बेचने के कागज पर अंगूठा लगाया है। आज के बाद अगर खेत की तरफ कदम भी रखा तो दोनों की हड्डियां तोड़वा दूंगा। धनीराम ठहाके लगाता हुआ वहां से चला जाता है। बुद्धू सदमे में पत्थर बन गया है और सुधा हताश होकर वहीं जमीन पर बैठ जाती है। दोनों किसी तरह खुद को संभालते हैं और दोनों सेठ की हवेली पहुंच जाते हैं। लाला जी, मुझ पर रहम खाइए। मेरे बाबूजी का खेत मुझे लौटा दीजिए। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, बस ये आखिरी पुश्तैनी निशानी है। आप ये सोने का कंगन रख लीजिए, ये बहुत कीमती है। पर मेरे खेत के कागज मुझे दे दीजिए। तू सच में मेरा मूर्ख है बुद्धू। कल ही तो बताकर आया था कि तेरे अंगूठे से वो जमीन अब मेरी हो चुकी है और इस कंगन का मैं क्या करूंगा? ओए मुनीम, फेंक इसे और निकालो इन भिखारियों को बाहर। मुनीम ने आगे बढ़कर बुद्धू के हाथ से कंगन छीनकर आंगन में दूर फेंक दिया और दोनों को धक्के मारकर हवेली से बाहर धूल में गिरा दिया। बुद्धू पूरी तरह टूट चुका था। वो जमीन पर सिर रखकर सुबकने लगा। तुम सही कहती थी सुधा। मेरी अच्छाई और मूर्खता ने हमें सड़क पर ला दिया। दुनिया नोच खाने को बैठी है और मैं खुद उनका निवाला बन गया। हिम्मत रखो बुद्धू, आंसू बहाने से जमीन वापस नहीं आएगी। उठो यहाँ से, हम पंचायत में जाएंगे।
सुधा, कंगन तो अंदर आंगन में ही रह गया। मैं अपनी जमीन हार गया, अब उनकी निशानी भी। तुम यहीं इस पेड़ के नीचे बैठो, मैं पीछे के रास्ते से जाकर चुपचाप कंगन उठाकर लाती हूँ। सुधा दबे पांव हवेली के पास पहुंची। कंगन आंगन में पड़ा था। वो जैसे ही उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी, आंगन से आती आवाजों ने उसके कदम रोक लिए। वो दीवार से सटकर छुप गई। अंदर धनीराम और मुनीम चोरों के साथ थे। मान गए लाला जी आपकी चाल को। उस मूर्ख को तो भनक तक नहीं लगी कि जमीन के साथ साथ उसने क्या गंवा दिया। असली खेल तो अब शुरू होगा रंगा। आज आधी रात को तुम तीनों कुदाल लेकर खेत के उत्तरी कोने में पहुंचना। उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ना लाला जी? हाँ, खुदाई बेरोक टोक होगी। जमीन अब मेरी है। खजाना बाहर आते ही आधा मेरा और आधा तुम तीनों का। सुधा का दिल जोर से धड़कने लगा था और आंखें हैरानी से फैल गई थीं। कल का सारा धोखा, पटाई का कागज, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो चुका था। खेत हथियाने की असली वजह कोई कर्ज नहीं, बल्कि वो शाही खजाना था। वो बिना आवाज किए दबे पांव वापस लौट आई और बुद्धू के पास पहुंची। सुधा, तुम आ गई? पर कंगन कहाँ है? क्या धनीराम ने तुम्हें देख लिया था? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ रहा है? कंगन भूल जाओ बुद्धू। जो मैं उस हवेली में सुनकर आई हूँ, उसके सामने उस कंगन और कर्ज की कोई बिसात नहीं है। क्या मतलब? क्या हुआ वहाँ? जमीन हथियाने के पीछे कोई पंचायत या कर्ज का चक्कर नहीं है। उस साहूकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है बुद्धू। असल में तुम्हारे खेत के उस पुराने बरगद के नीचे राजा का चोरी हुआ शाही खजाना गड़ा है। क्या? उस ठग की इतनी हिम्मत? मैं अभी जाकर उस धनीराम का गला दबा दूंगा या सीधे राजा के पास जाकर सब सच बता दूंगा। नहीं बुद्धू, शांत हो जाओ। अगर हम सीधे राजा के पास गए तो धनीराम कह देगा कि हम अपनी जमीन वापस पाने के लिए झूठी कहानी गढ़ रहे हैं। जमीन के कागज उसके नाम है, राजा उसी की बात मानेगा और उल्टा हमें ही खजाना चुराने के इल्जाम में जेल में डाल देगा। तो फिर हम क्या करें? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और वो हमारा खेत और खजाना दोनों डकार जाए? नहीं, हम ऐसा जाल बिछाएंगे कि उनका लालच ही उनका काल बन जाएगा। जाल? कैसा जाल सुधा? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें अभी कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तुम बस अभी घर चलो। सुबह होते ही हमें राजा के दरबार में जाना है। वहां मैं जो भी कहूँ बस उस पर हामी भरते जाना। मुझसे कोई सवाल मत करना। भरोसा है ना मुझ पर? हाँ, बहुत ज्यादा। फिर दोनों घर पहुंचकर सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। सुधा ने आसमान की तरफ देखा। उसके दिमाग में अगले दिन के लिए एक खतरनाक बिसात बिछ चुकी थी। उधर आधी रात का समय था और बुद्धू के खेत में घनघोर अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। तभी रंगा, बिल्ला और कालिया कुदाल और फावड़े लिए दबे पांव उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। बस यही वो जगह है, जल्दी हाथ चलाओ। सुबह होने से पहले खजाना हमारे ठिकाने पर होना चाहिए। भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे उस लाला धनीराम पर भरोसा नहीं है। चुप कर बिल्ला, पहले माल निकाल। लाला से तो हम बाद में निपट लेंगे। अचानक खेत के दक्षिणी छोर से कई मशालों की तेज रोशनी दिखाई दी। घोड़ों की टापों और सैनिकों की भारी आवाजों ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। पहरेदार, अरे राजा के सैनिक इधर ही आ रहे हैं। खत्म, हम तो गए आज। राजा हमारी खाल खींच लेगा। तीनों ने झाड़ियों में छिपकर अपनी सांसें रोक ली। उनके सीने जोर से धड़क रहे थे। उधर भी देखो, राजा का सख्त आदेश है। गांव का कोई कोना छूटना नहीं चाहिए। गश्त तेज करो। कुछ ही पलों में सैनिक
खेत की मेड़ के पास से गुजर गए। जब घोड़ों की आवाज दूर हो गई, ये गश्त अचानक इस खेत की तरफ कैसे? रंगा भाई, कहीं उस साहूकार धनीराम ने हमारे साथ कोई चाल तो नहीं चली? हो सकता है वो खजाना अकेले डकारने के लिए हमें राजा के हाथों मरवाना चाहता हो। लाला इतना भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है कालिया, लेकिन तेरा शक जायज है। उस पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो अब क्या करें? क्या आज ही खोदे? नहीं, आज रात खुदाई करना, सीधे मौत के मुंह में कूदना होगा। सैनिक कभी भी लौट सकते हैं। और खजाना? कल रात हम लाला धनीराम के आदमियों के साथ ही यहाँ आएंगे। अगर ये गश्त उसकी कोई चाल हुई तो खजाने से पहले उस साहूकार की गर्दन कटेगी। चलो यहाँ से। तीनों चोर अंधेरे में विलीन हो गए। खेत में फिर से एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। अगली सुबह सुधा और बुद्धू ने राजा के पास शिकायत की। राजा ने साहूकार धनीराम को दरबार में बुलवाया। भरे दरबार में साहूकार धनीराम अपने हाथों में खेत के कागजात लिए बड़े घमंड से सीना ताने खड़ा था। गवाह के रूप में उसके ठीक पीछे तीनों चोर रंगा, बिल्ला और कालिया खड़े थे। वहीं दूसरी ओर सहमे हुए बुद्धू और सुधा भी खड़े थे, जिन्हें बस न्याय की आस थी। महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं यहाँ अपने सीधे सादे पति की बेवकूफी का रोना रोने या अपनी जमीन की भीख मांगने नहीं आई हूँ। मेरे पति ने कागज पर अंगूठा लगाया है तो जमीन नियम से साहूकार जी की ही हुई। मैं तो यहाँ साहूकार धनीराम जी की अतुलनीय राजभक्ति की प्रशंसा करने आई हूँ। सुधा की बात सुनते ही पूरे दरबार में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंज उठी। एक साधारण सी किसान महिला के मुंह से राजभक्ति और प्रशंसा जैसे शब्द सुनकर राजा वीरभद्र सिंह और साहूकार धनीराम दोनों हक्के बक्के रह गए। धनीराम को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो गहरी उलझन में बस आंखें फाड़े सुधा को घूरता रह गया। प्रशंसा? कैसी प्रशंसा पुत्री? पहेलियां मत बुझाओ, स्पष्ट कहो। महाराज, कल दोपहर जब साहूकार जी ने मेरे पति को डराकर जमीन अपने नाम करवाई तो मैं सदमे में उनकी हवेली की पिछली खिड़की के बाहर बैठ गई थी। मुझे लगा था कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, लेकिन वहां छुपकर इनकी बातें सुनने के बाद मुझे अपनी छोटी सोच पर शर्म आई। साहूकार जी तो असल में अपनी जान पर खेलकर आपके राज्य को लुटने से बचा रहे थे। मैं? राज्य को? जी महाराज, ये जो 3 अजनबी साहूकार जी के पीछे गवाह बनकर खड़े हैं, ये कोई आम मजदूर नहीं बल्कि वही खूंखार चोर है जिन्होंने आपका शाही खजाना चुराया है। इन्होंने ही वो खजाना हमारे खेत में पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ा था। साहूकार जी को ये बात पता चल गई थी, इसीलिए इन चोरों को रंगे हाथों पकड़वाने और आपका खजाना सुरक्षित राजकोष तक पहुंचाने के लिए ही इन्होंने एक चाल चली और खेत अपने नाम परवा लिया, है ना साहूकार जी? जी महाराज, बिल्कुल। सुधा बेटी बिल्कुल सच कह रही है। मैं तो एक सच्चा देशभक्त हूँ। मुझे पता था कि इन तीनों ने खजाना वहाँ छुपाया है। मैं तो बस आज रात होने का इंतजार कर रहा था ताकि इन चोरों को खुदाई करते वक्त रंगे हाथों पकड़वा सकूं और सारा खजाना आपके चरणों में रख सकूं। धनीराम की ये बात सुनते ही रंगा, बिल्ला और कालिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें लगा कि धनीराम ने सच में उन्हें धोखा दिया था, लेकिन सुधा का असली ब्रह्मास्त्र अभी बाकी था। देखा महाराज, मैंने कहा था ना कि ये कितने बड़े राजभक्त हैं और इनका तरीका भी कितना अचूक था। साहूकार जी, आपने रात को अपने मुनीम को जो योजना बताई थी वो तो कमाल थी। महाराज, साहूकार जी अपने मुनीम से हंसते हुए कह रहे थे कि इन तीनों बेवकूफ चोरों को क्या पता, आज रात जब ये अपने हाथों से गड्ढा खोदकर भारी संदूक बाहर निकालेंगे तो मैं मेहनत के बाद इन्हें जहर मिला हुआ शरबत पिला दूंगा।
तीनों वही तड़प कर मर जाएंगे। फिर मुझे किसी को कोई हिस्सा नहीं देना पड़ेगा और सारा इल्जाम इन पर आ जाएगा। ये सुनना था कि दरबार में खड़े उन तीनों कुख्यात चोरों के दिमाग की नसें फट पड़ी। रात को खेत पर गश्त वाले सैनिकों को देखकर उनका शक पहले ही पुख्ता हो चुका था। अब जहर की बात ने बारूद में आग लगा दी। अरे अरे नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। अरे ओ धोखेबाज, लालची कुत्ते, तू हमें जहर देने वाला था। महल की ऊंची दीवारों से खजाना हमने चुराया, कीचड़ में उसे खेत तक हमने ढोया, और तू बैठे बैठे हमें मारकर सारा खजाना खुद डकारना चाहता था। झूठ बक रहा है तू रंगा, और ये औरत भी सफेद झूठ बोल रही है। महाराज, मैंने जहर की कोई बात नहीं की। हमारा तो सौदा हुआ था ना कि खेत हड़पने के बाद जब हम खजाना निकालेंगे तो आधा हिस्सा मेरा होगा और आधा तुम तीनों का। मैंने जहर तूने नहीं की होगी जहर की बात, पर तेरी नीयत में खोट था लाला, इसीलिए तू अभी राजा के सामने देशभक्त बन रहा था। महाराज, ये साहूकार झूठ बोल रहा है। खजाने पर इसका कोई हक नहीं। असली चोरी तो हमने की है। दरबार में अचानक शमशान जैसी गहरी शांति छा गई। हवा का चलना भी जैसे रुक गया था। राजा वीरभद्र सिंह क्रोध से उन्हें घूर रहे थे। रंगा, ये हमने क्या बोल दिया महाराज के सामने? नहीं, ये नहीं हो सकता, बर्बाद हो गया। कहते हुए नैनीराम के हाथों से खेत के कागज छूटकर जमीन पर गिर गए। वो धराम से घुटनों के बल बैठ गया। उसकी अपनी ही चालाकी ने आज उसका गला घोट दिया था। सुधा की बिछाई हुई बिसात ने उनके लालच को ही उनका फंदा बना दिया था। उसने बिना कुछ बोले बस बुद्धू की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी। खामोश! तुम चारों ने अपने ही लालच और एक दूसरे के प्रति अविश्वास के कारण अपना जुर्म कबूल कर लिया है। एक सीधे साधे किसान की मासूमियत का फायदा उठाने वाले और राज्य को लूटने वाले गद्दारों की यही सजा है। इन चारों को इसी वक्त भारी जंजीरों में जकड़ लो। साहूकार धनीराम की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और उन सभी किसानों में बांट दी जाए जिनकी जमीनें इसने धोखे से हड़पी थी। और सैनिकों की एक टुकड़ी तुरंत बुद्धू के खेत में जाकर खजाना निकाल कर लाए। सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई की। जो धनीराम कुछ देर पहले तक पूरे गांव का मालिक बनने का सपना देख रहा था, उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। कुछ ही घंटों में सैनिक खेत से खुदाई करके तीनों शाही संदूक सुरक्षित दरबार में ले आए। सारा खजाना एकदम सुरक्षित था और मुनीम से सुधा का कंगन भी बरामद कर लिया गया था। महाराज वीरभद्र सिंह के चेहरे पर अब एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने सुधा की ओर देखा और कहा, पुत्री, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस ने आज राज्य को एक बहुत बड़े नुकसान से बचाया है। ये खजाना तुम्हारी वजह से मिला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका एक बड़ा हिस्सा तुम दोनों इनाम के रूप में रखो। सुधा मुस्कुराई और उसने बुद्धू की तरफ देखा, जैसे वो सारा फैसला उसी पर छोड़ रही हो। बुद्धू बड़ी ही विनम्रता से बोला, महाराज, आपके इस बड़े इनाम के लिए मैं जीवन भर आभारी रहूंगा, लेकिन मुझे ये खजाना नहीं चाहिए। पूरा दरबार अचरज में पड़ गया। राजा ने हैरानी से पूछा, क्यों बुद्धू? ये धन तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर देगा। यही तो मेरी सबसे बड़ी भूल थी महाराज, कि मैं रातों रात राजा बनना चाहता था। मुफ्त के धन और शॉर्टकट ने ही मुझे ठगों और इस साहूकार का शिकार बनाया। असली सोना तो मेरे खेत की मिट्टी में है, जिसे मैं अपने पसीने से सींच कर निकालूंगा। आप बस मुझे मेरी जमीन के कागज और मेरे कंगन वापस कर दीजिए। यही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। राजा वीरभद्र सिंह बुद्धू की इस बात से इतने प्रभावित हुए कि उनकी आंखों में सम्मान की चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, एक मूर्ख इंसान वही है जो अपनी गलती से न सीखे, और तुम बुद्धू,
तुम अब इस राज्य के सबसे समझदार किसानों में से एक हो। उन्होंने बुद्धू को उसका कंगन वापस सौंपा और साथ ही इनाम के रूप में राज्य के सबसे उत्तम किस्म के गेहूं के बीजों से भरी 2 बड़ी बोरियां भी दी। इन्हें ले जाओ बुद्धू। ये कोई जादुई बीज नहीं है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी पत्नी की समझदारी से जब ये खेत में उगेंगे तो किसी हीरे से कम नहीं चमकेंगे। तुम सही कहती थी सुधा, हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। दुनिया सिर्फ भरोसे से नहीं, समझ से चलती है। तुमने आज मुझे और हमारे खेत दोनों को बचा लिया। मैं वादा करता हूँ, अब से अपनी अच्छाई की रखवाली के लिए आंखें और दिमाग दोनों खोल कर रखूंगा। अच्छे इंसान बने रहना बुद्धू। बस अब से उस अच्छाई की ढाल तुम्हारी समझदारी होगी। उस दिन के बाद से रतनगढ़ गांव में किसी ने बुद्धू को बेवकूफ बनाने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी जमीन पर जी तोड़ मेहनत की और वे उत्तम बीज सच में सोने जैसी फसल बनकर लहराए। और पूरे गांव ने ये बात मान ली कि एक समझदार जीवन साथी सिर्फ घर नहीं संवारता, बल्कि अपनी समझ से बुरे वक्त का रुख मोड़कर किस्मत भी बदल सकता है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। बुद्धू ने तो आज सीख लिया कि दुनिया में सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं, अच्छाई के साथ समझदारी होना भी उतना ही जरूरी है। क्या आपके साथ भी कभी किसी ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से धोखा करने की कोशिश की है? अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो थोड़े भोले हैं। ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए पुष्पू टून्स को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए पुष्पू टून्स।